गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 13 प्रतिशतता के अनुप्रयोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपये है। यदि साइकिल का बिक्री कर की दर 4% है तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि सर्जियस ने जो साइकिल खरीदी है उसका जो मूल्य है वो 1750 रुपये है, ठीक है। लेकिन जो साइकिल का बिक्री कर है वो 4%, यानी कि दुकानदार जो है उसमें 4% अपना जोड़ रहा है, ठीक है। मूल्य तो 1750 रुपये, लेकिन दुकानदार जो है वो अपने फायदे के लिए उसमें बिक्री कर लगा रहा है जो कि 4% है। तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 4% तो देगा नहीं, सर्जियस देगा तो पैसे में देगा। तो जो 4% है उसको हमको किसमें बदलना पड़ेगा, रुपए में, ठीक है। रुपए में बदलोगे तभी उसमें जोड़ के बता पाएंगे कि आप कितना रुपए दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हल में लिखा हुआ है, दिया है कि आपका जो साइकिल का अंकित मूल्य है, जहाँ पर ये अंकित मूल्य का मतलब जो उसका एक्चुअल मूल्य है, ठीक है। अंकित मूल्य जो है वो 1750 रुपये है, ठीक है। और इसमें बिक्री कर की जो दर लग रहा है वो 4% लग रहा है, तो बिक्री कर वहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा, 4% को बदलना पड़ेगा। तो बिक्री कर क्या होता है कि अंकित मूल्य का ही, कभी भी आप बिक्री कर निकालोगे तो अंकित मूल्य का ही प्रतिशत लेके बनाओगे, ठीक है। तो अंकित मूल्य जो है 1750 रुपये है, उसका 4% आप निकालोगे तो 70 रुपये हुआ। कैसे हुआ, का यानी होता है गुणा, प्रतिशत यानी होता है बटे में 100। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से काटा है, सबसे पहले मैंने 0 0 कैंसिल कर दिया, फिर मैंने 2 के पार्ट से काटा है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। तो 2/5 हुआ। तो फिर मैंने 5 के पाड़े से काटा है 175 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दिया 15 और 2 इधर बच जाएगा तो 5 25, ठीक है। इस तरह से 35 गुणा 2 हुआ, तो 35 गुणा 2 जो होता है 70 रुपये हुआ। तो बिक्री का जो है दुकानदार 70 रुपये उसमें एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, ठीक है। तो साइकिल खरीदने के लिए जो सर्जियस है उसको 1750 रुपये देना ही पड़ेगा, साथ में 70 रुपये भी देना पड़ेगा, इसलिए दोनों का टोटल मिला के कितना होगा, 1820 रुपये। इस तरह से सर्जियस को साइकिल के लिए 1820 रुपये देने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महानदी किनारे स्थित ग्राम पंचायत गिद्धपुरी रेत निकासी के लिए 20 रुपये प्रति घन मीटर टैक्स लेती है। यदि एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत आती है तो नदी से 12 ट्रैक्टर रेत निकालने पर पंचायत को कितना टैक्स मिलेगा। कहने का मतलब है कि 1 घन मीटर यदि रेत है, रेत निकालने का जो कर है वो 20 रुपये है, ठीक है, 1 घन मीटर पर। यदि एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर आती है तो वैसे ही 12 ट्रैक्टर लें तो कितना टैक्स पटाना होगा, ये हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमको दिया है मैंने वही लिखा, प्रति घन मीटर रेत निकासी पर कर जो है वो 20 रुपये है। चूंकि एक ट्रैक्टर पर 5 घन मीटर रेत आती है तो इसलिए हमको 12 ट्रैक्टर के लिए निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना घन मीटर आता है। तो यहाँ पर 12 ट्रैक्टर के लिए यदि हम निकालें तो 12 गुणा 5 यानी कि 60 घन मीटर होगा। तो 1 घन मीटर रेत निकालने पर जो कर लगता है वो 20 रुपये है। तो यदि हम 60 घन मीटर के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, 60 गुणा 20 यानी कि 1200 रुपये। तो 1200 रुपये जो है वो 12 ट्रैक्टर के लिए यदि हम रेत निकालते हैं तो पंचायत को 1200 रुपये टैक्स मिलेगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये याद रखना है कि प्रति घन मीटर आपको टैक्स दिया था 20 रुपये, आपको 12 ट्रैक्टर के लिए निकालना था, तो 12 ट्रैक्टर को आपको बदलना था घन मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर दे भी दिया है कि एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर आता है तो 12 ट्रैक्टर में 60 घन मीटर आएगा। तो एक घन मीटर रेत निकालने का कर 20 रुपये, तो 60 घन मीटर रेत निकालने का कर जो हो जाएगा वो 1200 रुपये हो जाएगा। इस तरह से आप उत्तर में लिखोगे, 12 ट्रैक्टर रेत निकालने पर पंचायत को 1200 रुपये टैक्स मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंजलि ने एक दुकान से 500 रुपये मूल्य के इत्र तथा 800 रुपये मूल्य के गहने खरीदे। यानी कि जो इत्र खरीद रही है उसमें आपको 500 रुपये देने हैं और गहने खरीद रहे हैं उस पर 800 रुपये देने हैं। यदि इत्र पर बिक्री कर 16% यानी कि दुकानदार 16% लगा रहा है
यहाँ पर इत्र खरीदने के लिए और गहने पर बिक्री कर 8% है, यानी गहना खरीदोगे तो उसमें 8% और जुड़ जाएगा। तो अंजलि कुल कितने रुपए दुकानदार को देगी? ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सेम पढ़ा कि 1750 रुपए साकर का मूल्य था, लेकिन दुकानदार ने उसमें 4% यानी कि 70 रुपए और उसमें जोड़े थे। वैसे इत्र का जो मूल्य है वो 500 रुपए है, बिक्री कर 16% वहाँ पर लगेगा और 800 रुपए गहने का है, जिसमें 8% बिक्री कर लगेगा। तो दोनों को यदि हम जोड़ दें और उसके बाद यदि टोटल बिल बनेगा तो अंजलि कुल दुकानदार को कितने रुपए देगी, यही हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। दिया है इत्र का अंकित मूल्य 500 रुपए, बिक्री कर का जो दर है वो 16% है तथा गहनों का अंकित मूल्य 800 रुपए है, बिक्री कर का दर 8% है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इत्र का बिक्री कर निकाला है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि हमेशा जो होता है वो आपका अंकित मूल्य पर निकालते हैं, तो अंकित मूल्य का ही आपको 16% निकालना है। तो इत्र के लिए बिक्री कर यदि हम निकालेंगे तो 500 रुपए का 16% हम ज्ञात करेंगे। तो 500 का यानी गुणा 16 की जगह 16 और प्रतिशत यानी होता है बटे में 100। ठीक है, इस तरह से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच जाएगा 5 गुणा 16। तो 16 पंचे होता है 80। तो 80 रुपए जो है वो इत्र के लिए बिक्री कर हुआ। ठीक है, तो इत्र के लिए बिक्री कर हुआ। तो इत्र का खरीदेगी यदि अंजलि तो इत्र के लिए टोटल कितना पैसा देगी? तो 500 रुपए तो उसका अंकित मूल्य है, साथ में उसमें 80 रुपए जो है वो टैक्स भी लगेगा। तो इस तरह से क्या हो गया कि 580 रुपए जो है वो इत्र का पूरा मूल्य हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार आपका जो है वो गहने के लिए है। तो गहने का जो अंकित मूल्य है वो 800 रुपए है और उस पर बिक्री कर लग रहा है 8%। तो 800 रुपए का 8%। तो सेम हम निकालेंगे 800 को 800 लिखेंगे, का यानी गुणा का निशान हो जाएगा, 8 की जगह 8 लिखेंगे और प्रतिशत में बटे में 100। तो यहाँ पर भी सेम 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 गुणा 8 यानी कि 64 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से गहने का जो अंकित मूल्य है वो 800 रुपए है, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो 64 रुपए लग रहा है। तो गहना यदि खरीदेगी अंजलि तो उसका जो बिल बनेगा वो 864 रुपए का गहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इत्र खरीदी है तो इत्र का जो मूल्य है वो 500 यहाँ पर 80 रुपए हुआ, 580 रुपए हुआ और यहाँ पर गहने यदि खरीद रहे हैं तो गहने का मूल्य हो जाएगा 864 रुपए। तो यदि दुकानदार बिल बनाएगा तो अंजलि टोटल पूरा सामान खरीद रही है, यानी इत्र और गहना दोनों खरीद रही है। तो दोनों का जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 560 धन 864 रुपए। तो इस तरह से यदि हम दोनों को जोड़ दें तो दोनों का टोटल हो जाएगा 1444 रुपए, यानी कि अंजलि ने दुकानदार को 1444 रुपए दिए हैं। गहनों का अलग निकाले तो 864 रुपए हुआ और इत्र का अलग निकाले तो 540 हुआ, दोनों का टोटल हुआ 1444 रुपए। प्रश्न नंबर 4 है, किसान 4 रुपए प्रति एकड़ भू राजस्व सरकार को देता है। यदि रामदीन के पास 85 एकड़ कृषि भूमि है तो वह भू राजस्व के रूप में कितने रुपए अदा करेगा? यदि कोई किसान है उसके पास यहाँ पर 85 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ पर वो 4 रुपए दे रहा है, तो आपको 85 एकड़ पर निकालना है। तो सिंपल सा यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सीधा गुणा कर देंगे। तो हल में दिया है रामदीन के पास 85 एकड़ कृषि भूमि है, ये मैंने दिया है, लिखा है चूंकि, यहाँ पर मैंने चूंकि और इसलिए का निशान मैं नहीं लगा पाई हूँ, तो आप चूंकि और इसलिए का निशान लगा के लिखेंगे। चूंकि प्रति एकड़ भू राजस्व जो कर है वो आपका 4 रुपए है, इसीलिए 85 एकड़ भू राजस्व बराबर क्या हो जाएगा 85 गुणा 4। सिंपल हम गुणा कर देंगे। यदि 1 रुपए एक पेन जो है वो 5 रुपए का मिल रहा है तो 2 पेन जो है वो 10 रुपए का मिलेगा। सिंपल सी बात है, गुणा कर देंगे। वैसे यहाँ पर भी हमने गुणा कर दिया, 85 गुणा 4 यानी कि 340 रुपए। उत्तर में आप लिखोगे किसान भू राजस्व के रूप में 340 रुपए अदा करेगा। प्रश्न नंबर 5 है, नगर निगम सुंदरपुर ने आवासीय भूखंडों के लिए विकास शुल्क 8 रुपए प्रति वर्ग फुट तय किया है। यहाँ पर भी बोला है प्रति यानी होता है 1। ठीक है, प्रति यानी होता है 1, तो 1 वर्ग फुट का है 8 रुपए विकास शुल्क है। यदि भानु प्रकाश के भूखंड की माप
50 फीट गुणा 30 फीट हो तो उसे कितना विकास शुल्क देना होगा। तो यहाँ पर भूखंड जो है वो आपका आयत के आकार में है, क्योंकि यहाँ पर 50 फीट गुणा 30 फीट दिया है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई में दिया है। ठीक है, तो इस तरह से लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल यदि आप निकाल लें तो क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग में होता है। ठीक है, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति वर्ग फुट। ठीक है, फुट या फीट दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 वर्ग फुट का जो विकास शुल्क दिया है 8 रुपए है। तो आपको बताने बोल रहा है कि 50 गुणा 30 यदि है क्षेत्रफल तो उसका कितना विकास शुल्क देना होगा। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दिया है भूखंड की माप 50 फीट गुणा 30 फीट यानी कि 1500 वर्ग फीट। ठीक है, क्षेत्रफल जो है वो कितना में होता है, इकाई होती है उसका वर्ग, तो 50 गुणा 30 जो है वो 1500 वर्ग फीट हो गया। तो आप जैसे लिखोगे फिर से यहाँ पर चूंकि और इसलिए एक निशान लगा के लिखेंगे, चूंकि प्रति वर्ग फुट भूखंड के लिए विकास शुल्क जो है वो 8 रुपए है, इसीलिए 1500 वर्ग फुट भूखंड के लिए विकास शुल्क जो होगा 1500 गुणा 8 रुपए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 12,000 रुपए हो जाएगा। तो उत्तर में सीधा हम लिख दोगे कि भानुप्रकाश को 12,000 रुपए विकास शुल्क देना होगा। सिंपल सा है, यहाँ पर 1 वर्ग फुट का 8 रुपए दे रहा है तो 1500 वर्ग फुट का कितना होगा यही पूछ रहा था। बस उसी को 1500 ना लिख कर 50 फीट गुणा 30 फीट में लिखा हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है, दिनेश ट्रक से 37,500 रुपए का अनाज बाहर से मंगाता है। यदि अनाज के मूल्य पर 2.5% प्रवेश कर लगता है तो दिनेश कुल कितना प्रवेश कर अदा करेगा। जब भी हम अनाज बाहर से मंगाते हैं तो उसमें हमको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो दिनेश जो है ट्रक से 37,500 रुपए का अनाज बाहर से मंगा रहा है। तो यदि अनाज के मूल्य पर, तो अनाज का जो मूल्य है वो 37,500 रुपए ही है, यही ध्यान रखोगे। अनाज का मूल्य जो है वो 37,500 रुपए ही है। अनाज के मूल्य पर ही आपको 2.5% प्रवेश कर लगाना है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन से ही लिया हुआ है। हल में लिखा है, दिया है अनाज का मूल्य 37,500 रुपए तथा प्रवेश कर की जो दर है वो 2.5% है। प्रश्न में लिख के आया था कि अनाज के मूल्य पर ही 2.5% प्रवेश कर लगाना है, तो मैंने वहीं से लिया प्रवेश कर बराबर अनाज के मूल्य का 2.5% यानी कि 37,500 रुपए का 2.5%। सेम वहाँ पर मैंने वही किया, का यानी गुणा का निशान लगाया, प्रतिशत यानी बटे का 100 बटे में 100 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 0 कैंसिल कर दिया तो क्या बचा 375 गुणा 2.5, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 937 रुपये 50 पैसे हुआ। तो दिनेश कुल 937 रुपये 50 पैसे दुकानदार को अदा करेगा। प्रश्न नंबर 7 है, यदि ग्राम पंचायत अड़सेना प्रति मकान 25 रुपये गृह कर लगाती है और पंचायत के अंतर्गत 216 मकान है तो गृह कर से पंचायत को कितनी आय प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही था। यहाँ पर भी बोल रहा है प्रति, यानी कि एक मकान का जो है वो गृह कर 25 रुपये लग रहा है। यदि गाँव में पूरा 216 मकान है तो उसका गृह कर कितना होगा। तो ये भी सिंपल सा है, तो दिया है प्रति मकान का गृह कर 25 रुपये। चूंकि का निशान लगा के लिखेंगे, चूंकि प्रति मकान का गृह कर 25 रुपये है इसलिए का निशान लगा के लिखेंगे 216 मकान का गृह कर 216 गुणा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5400 रुपये, यानी कि 216 मकान का गृह कर जो है वो 5400 रुपये होगा। सिंपल से आपको गुणा कर देना था कि एक मकान का 25 रुपये है तो 216 मकान का कितना होगा। प्रश्न नंबर 8 है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य का 11% उत्पादन कर लगाती है। यदि कारखाने में एक ट्रैक्टर की उत्पादन लागत 1,20,000 रुपये है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि पहले क्वेश्चन नंबर 6 में दिया था कि अनाज के मूल्य पर ही 2.5% लगाना, वैसे यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो लागत मूल्य का 11% बोल रहा है। ठीक है, तो वहीं से ही उत्पादन कर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर उत्पादन लागत बता भी दिया है कि लागत मूल्य कितना है 1,20,000 रुपये है। तो ये जो है वो एक ट्रैक्टर का है और आपको प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर की राशि निकालना है, यानी कि आपको एक ही ट्रैक्टर का ही निकालना है। तो यहाँ पर आपको कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, सिर्फ आपका लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेम वही किया है, दिया है में लिखा है कि लागत मूल्य आपका यानी कि उत्पादन जो लागत मूल्य है वो 1,20,000 रुपये है। ठीक है, और उत्पादन कर जो है वो 11% है। तो यहाँ पर हम उत्पादन कर की राशि ज्ञात कर रहे हैं, तो लागत मूल्य का 11% जो वर्ड आपका क्वेश्चन में दिया था वहीं से मैंने लिया, लागत मूल्य का 11%। तो लागत मूल्य 1,20,000 रुपये का यानी गुणा का निशान 11 का 11 और प्रतिशत यानी बटे में 100 लिखा है।
तो यहाँ पर मैंने फिर से 0 0 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर बचा 1200, क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो थे तो 4 जीरो में 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 2 जीरो बचा हमारा। तो 1200 गुणा 11 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 13,200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर की राशि 13,200 रुपये होगा। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन थे, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन दिया था, उत्पादन कर दिया है, तो आपको सिर्फ आपका यहाँ पर कर निकालना था। तो 11% आपको निकाल देना था और उसके बाद आपको सिंपली हल कर देना था। इसलिए सारे जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप से ही थे, तो ये बहुत ही ईजिली आपका हल हो सकता है।